हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ समझते हैं। पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए जिन सुधारों में कमजोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश हुआ। फिर आया 1960 का दशक। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटित हुई। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन और द्वीप प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। देश की उत्तरी सीमा पर 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुआ और यह युद्ध वर्ष 1962 में हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन ने मध्यस्थी मतलब बीच बचाव, जो बीच में रहते हैं, जो सुलह कराते हैं, वह मध्यस्थी मतलब सुलह कराने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान अर्थात सैनिक का महत्व रेखांकित किया। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ। उसके पश्चात वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आए थे। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने सन 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई। सन 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति आधिकारिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लेखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि सन 1975 से 1977 तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक न चल सकी। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार की अल्पकाल ही रही। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। उसके बाद आता है सन 1980 का दशक। इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर देने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने ही उनकी हत्या की। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था, परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस अवधि में हुए चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निधि निर्धारित की। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों, कलहों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पर बने नहीं रह सके। वर्ष 1919 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकालीन थी। वर्ष 1991 में प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन राजीव गांधी की हत्या की। 1980 के दशक में अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहां चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से भाग जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया है। वर्ष 1991 के बाद भारत में कुछ परिवर्तन आए। विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 91 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और विश्व में चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। भारत में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इस समय अयोध्या की राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आ गया।
वर्ष 1996 से वर्ष 1999 तक की कालावधि में भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। अतः इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंदिरा कुमार गुजराल थे। अंततः वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। वर्ष 1998 में भारत ने और भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। वर्ष 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रहीं। उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को साध्य करना था। सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन द्वारा अस्तित्व में लाना था। अतः योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया। वर्ष 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। उद्योग विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु सहयोग दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के उद्योग ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। वर्ष 1991 के पश्चात हुए इन परिवर्तनों का वर्णन वैश्वीकरण के रूप में किया जाता है। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भी आगे रहा, सफल रहा। भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए, उनमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जाता है। वर्ष 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा दूध उत्पादन क्षेत्र में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयास से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। इसी को धवल क्रांति भी कहते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति कर ली। डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधियां और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने पर भारत ने सदैव बल दिया है। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किया। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। दूर संचार क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। इसी कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं को सशक्तिकरण की समस्याओं से संबंधित है, तो कुछ उपेक्षित घटकों की उन्नति हेतु स्वीकार की गई नीतियों से संबंधित है। देश की महिलाओं और बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देनी थी। फलतः वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले और योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर जो कानून बनाए गए, उनमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन कानून का समावेश था। 73वें और 74वें में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए। संविधानकारों को लगा था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों, समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वर्ष 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित किया गया।
विविध सेवाओं और संस्थाओं में पिछड़ी जाति के वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देने के लिए आरक्षण की गति को स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग उच्च वर्गों द्वारा की जाने वाली हिंसा, भय और दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जी सके, इसके लिए वर्ष 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी कानून पारित किया गया। वैश्वीकरण के साथ अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा उपयुक्त परिच्छेद में की गई है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। उपयुक्त परिच्छेद मतलब ऊपर वाले परिच्छेद में वैश्विक स्तर पर भारत सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ। भारत G20 और ब्रिक्स अर्थात B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत ने दूर संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति को अनुभव किया है। संपूर्ण भारत में भ्रमण ध्वनि अर्थात मोबाइल जिसे आप कहते हैं और अंतरजाल अर्थात इंटरनेट सेवाओं तथा उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवाओं का जाल फैला हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसे भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोगों के और विशेष रूप से युवाओं की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन उनकी भोजन की आदतों, वेशभूषा, भाषा, मान्यताएं द्वारा दिखाई देते हैं। तो देखा बच्चों कि 1960 के पश्चात हमारा भारत किस प्रकार से प्रगति करता गया और किस प्रकार से हर क्षेत्र में प्रगति रहा, और अब भी हमारा भारत प्रगतिशील ही है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब हम अगले पाठ में कुछ और आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले पाठों के भी नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।